तो स्टूडेंट, ये है हमारा एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड, अगर वायर का लेंथ डबल कर दे एंड द रेडियस इज हाफ, और उस वायर की जो रेडियस है, मतलब ऐसे समझे कि ये एक वायर है और इस वायर की लेंथ को हम कर दें डबल। कितना कर दें? डबल कर दें। और इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी इसकी जो मोटाई है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी जो रेडियस है, इसको हम कर दें हाफ। कितना कर दें? हाफ कर दें। इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है वो देखेंगे। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या क्लूज हमें दे रखे हैं। उन क्लूज के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्लू दे रखा है कि लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कितना दे रखा है? लेंथ ऑफ वायर मुझे दे रखा है, पहले लेंथ ऑफ वायर कितना था? L, और अब कितना कर दिया? 2L, डबल कर दिया। और उसका रेडियस R, रेडियस ऑफ दिस वायर, रेडियस कितना कर दिया? अब पहले R था और अब कर दिया R/2, हाफ कर दिया। तो पूछ रहा है न्यू रेजिस्टेंस R, उस वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एज वी नो, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो आपका न्यू रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ अपॉन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? इन्वर्सली होता है जो रेजिस्टेंस होता है वो। क्लियर? अब हम बात करेंगे, लेकिन इसने पूछा है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो न्यू रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि R इजिकल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी रो, जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रो मल्टीप्लाई L अपॉन A। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, रो जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ओके, अब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं और देखते हैं हमारा नया रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। तो चलिए देखो, सो लेट्स सी। सो हियर यू कैन सी इफ द रेडियस इज हाफ देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हाट विल बी। अगर रेडियस हाफ होती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा। तो अगर हम देखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? कोई भी सर्किल होता है उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। इन्होंने कहा कि रेडियस हाफ कर दी हमने उस वायर के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है वो हाफ कर दी। तो हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R/2 कर दी। जब R/2 कर दी तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा? R² अपॉन 4। क्लियर? अब देखो पाई R², पाई मल्टीप्लाई R² क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पाई R² की जगह में एरिया A रख सकता हूं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A अपॉन 4। क्लियर? तो ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, नाउ द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ टू फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस रो, सॉरी रेजिस्टेंस R, रो कांस्टेंट वैल्यू इनटू L, लेंथ ऑफ वायर कितनी दे रखी है हमारे पास? 2L, डबल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है? देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया A अपॉन 4, तो हम रखेंगे A अपॉन 4। क्लियर? जब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A अपॉन 4 नीचे डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा रो मल्टीप्लाई 2L इंटू 4 अपॉन A। आ गया? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, यहां पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये 4 2 क्या हो जाएगा? 8। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा रो, और रो L को इस साइड में ले लो, मल्टीप्लाई L अपॉन A नीचे आ गया, और 4 इंटू 2, ये कितना हो गया? 4 2 8, ये हो गया हमारे पास 8। अगर आपको कुछ दिख रहा हो, रो इंटू L अपॉन A क्या होता है? रो अपॉन L अपॉन A, ये रो इंटू L अपॉन A क्या है? R। तो हम इस पूरी इस वैल्यूज की जगह हम लिख सकते हैं R। तो हमारे पास जो न्यू R होगा वो 8 टाइम्स ज्यादा होगा। नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स R।
8 टाइम्स, 8 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा अगर हमने लेंथ को डबल कर दी और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है उसको अगर हाफ कर दिया, तो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 8 टाइम्स ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि क्वेश्चन ने कहा कि वायर का जो लेंथ है L वो हमने कर दिया 2L, यानी डबल कर दिया, और उसकी वायर की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसकी मोटाई, उसकी जो रेडियस है उसको कर दी हाफ। पहले R थी, अब R/2 कर दिया। फिर क्या हुआ, न्यू रेजिस्टेंस क्या है, तो एज वी नो R ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ρ मल्टीप्लाई L अपॉन A। तो ये हमारे R का न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने एरिया को हाफ नहीं किया है, एरिया के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सर्किल है, ये जो सर्किल होता है उसकी मोटाई होती है वायर की, उसके अंदर की जो रेडियस है उस रेडियस को हाफ किया है। तो रेडियस को हाफ करेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो यहां करके दिखा दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब हाफ करते हैं, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रेडियस को हाफ करते हैं, R को R/2 करते हैं, तो R/2 रखा, R/2 का होल स्क्वायर, फिर हमने देखा R का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो R² आ गया। फिर देखो यहाँ पर पाई इंटू R², यानी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला आ रहा है अपने पास, तो इसकी जगह मैंने डायरेक्टली A लिख दिया, A/4 हो गया। ठीक है, A/4 हुआ तो हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था न्यू रेजिस्टेंस का। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया कि जो लेंथ थी, ये जो लेंथ थी, इस लेंथ की जगह हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, लेंथ डबल कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा A/4 आ गया, और इस तरीके से हमने वैल्यू पुट की, फिर कैलकुलेट किया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/4 को जब ऊपर लेके गए तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो 4/A हो गया। ठीक है, फिर 4/A हो गया, तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। फिर ये जो ये रो L और A है, इनको एक साइड ले लिया, और जब एक साइड लिया तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आई, और इस तरीके की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है कि रो इंटू L अपॉन A क्या होता है, न्यू रेजिस्टेंस होता है, R होता है। तो इसकी जगह मैंने R रख दिया, तो R रख दिया यहाँ पर, और 8 जो 8 है वो यहाँ आ गया। तो R जो नया रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस है, R इज इक्वल टू 8R, मतलब नया रेजिस्टेंस अपने पहले वाले रेजिस्टेंस से 8 गुना ज्यादा हो गया जब लेंथ को डबल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ करते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेडियस को हाफ करते हैं। तो इज दैट क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So student, this is the next question. If the length of a conducting wire, if the length of a conducting wire is tripled, ठीक है, कंडक्टिंग लेंथ वायर, जो कंडक्टिंग लेंथ वायर है उसको कर दिया, पहले उसकी लेंथ थी L और अब हो गई ट्रिपल, यानी 3L हो गई। ठीक है, तो हमारे पास 3L, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस जस्ट एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से उसको सुनना है और समझना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कोई कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ है L और उसकी लेंथ को हमने कर दिया ट्रिपल, 3 गुना ज्यादा कर दिया, ठीक है, उसके ओरिजिनल लेंथ से 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स ज्यादा कर दी, और उसकी रेडियस यानी उस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मोटाई है, इसका जो रेडियस है इस क्रॉस सेक्शन का, इस क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है इसको कर दी हाफ। क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया। अब रेडियस हाफ कर दी तो इसने कहा कि देन इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी उसकी रेसिस्टिविटी। क्लियर? रेसिस्टिविटी विल बी, तो उसकी रेसिस्टिव, उस वायर की रेसिस्टिविटी, इट मींस उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं करना था, लेकिन एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, या 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, या कोई चेंजेस नहीं आएगा, या फिर वो हाफ हो जाएगा जितना भी उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, यस राइट। तो इसका मतलब है कि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ ऑफ वायर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी उसकी रेडियस, इसका मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो और इसकी लेंथ, इस पे डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चाहे आप एरिया डबल करो, ट्रिपल करो, कम करो, ज्यादा करो, लेंथ डबल करो या उसकी हाफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे, उसका रेसिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगा। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा अनचेंज्ड। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, अगर उसका लेंथ, उस कंडक्टिंग वायर का लेंथ ट्रिपल कर दे, 3 गुना ज्यादा कर दे, और उसका रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो कर दे हाफ, तब उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। सेम पीछे वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फास्टली इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है। ठीक है, देखो हमारे पास गिवन चीज क्या है, L था, और वो L हमने कर दिया 3L, लेंथ ऑफ वायर 3L कर दी, और हमारे पास रेडियस R थी, और वो रेडियस अब कितनी कर दी, R/2। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा हमारा,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसको आर की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आर अपॉन 2 को होल स्क्वायर को और कैलकुलेट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर होता है, तो इसकी जगह ए रख दिया, ए अपॉन 4। तो हमारा नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए अपॉन 4 हो गया। ठीक है, अब हमारे न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई एल अपॉन ए। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग रो की वैल्यू फिक्स है, इसको कोई चेंजेस नहीं आएगा। हमने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज किया है। लेंथ क्या है हमारी, नई लेंथ हो गई 3L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, a/4। ठीक है, a/4 किया। अब ये वाला जो डिवाइड में है ये रेशो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 3L मल्टीप्लाई 4 ऊपर गया, 4 ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ गया, रेसिप्रोकल हो गया। ओके, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 4 3 जा 12, यस। और L और a को एक साइड कर लो, रो इनटू इस L को इस साइड में ले आओ, a को भी इधर ले आओ नीचे, और इन तीनों को एक साइड 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो 12। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये R का फॉर्मूला है, तो हम बोल सकते हैं न्यू रेजिस्टेंस, यहाँ हम इसको R लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास R का फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। तो इसकी जगह मैंने R लिख दिया और ये 12 को मैं लिख दूंगा इधर। तो देखो नया रेजिस्टेंस कितना गुना ज्यादा हो गया, कितने टाइम्स ज्यादा हो गया, 12 टाइम्स इंक्रीज हो गया ये। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस यानी कंडक्टिंग वायर की लेंथ ट्रिपल कर देते हैं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है उसको हाफ कर देते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या, नए रेजिस्टेंस पे क्या डिफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट पड़ता है 12 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड ऑन इट्स लेंथ ऑफ वायर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन पे डिपेंड करता है। क्लियर, टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, इनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली आप चेंज करोगे तो नया जो रेजिस्टेंस होगा वो भी चेंज होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का। सो स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड टाइप क्वेश्चन, एंड दिस थर्ड टाइप क्वेश्चन हाउ वी कैन सॉल्व, एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन, रेजिस्टेंस वायर ऑफ 6 ohm इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 6 ohm का एक रेजिस्टेंस है, उसको आपने इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके, डिवाइड कर लिया। फिर इसने क्या कहा क्वेश्चन ने, द क्वेश्चन इज सेड 2 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके जो 2 पार्ट्स हैं, 3 की है, उसमें से 2 पार्ट्स है। अच्छा, 3 डिवाइडेड कैसे कर सकते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में, 6 ohm को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 ohm 2 ohm 2 ohm, तो इस तरीके से 3 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। इसने कहा कि जो 2 पार्ट्स है, 2 रेजिस्टेंस है जो आपने इक्वली डिवाइड किए थे, उसमें से 2 पार्ट्स को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे दोनों को। तो करके देख लेते हैं। यहां पर मैं पार्ट ए सोल्व करूंगा इस और पार्ट बी। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में हमने डिवाइड किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डायग्राम की कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन करने को कह रहा है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसने कहा कि 2 वायर है और 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है 6 ohm का, इसको इक्वली पार्ट्स में 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, उसमें से 2 पार्ट्स को पैरेलली कनेक्ट करना है। रेजिस्टेंस को हम जिगजैग से शो कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, और इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया 2 पॉइंट से, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। सेम पॉइंट से हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया और दोनों की वैल्यू क्या है, 2 ohm, क्योंकि इक्वली डिवाइड किया तो हर एक रेजिस्टेंस 2 ohm का होगा। फिर इसने कहा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड थर्ड पार्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसका जो थर्ड रेजिस्टेंस पार्ट है वो कनेक्टेड है सीरीज में। ये 2 पैरेलल है, एक रेजिस्टेंस इसके जस्ट सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्ट करना होता है। तो एंड टू एंड थर्ड पार्ट को हमने कनेक्ट कर दिया, ये भी हो जाएगा 2 ohm। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। हम इसको कंप्लीट करना चाहे डायग्राम को तो कुछ इस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा सेल कनेक्ट कर दिया, सेल या बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, और बीच में हम एक की कनेक्ट कर सकते हैं टू स्विच ऑन और ऑफ द करंट। करंट को ऑन और स्विच ऑन करने के लिए इसको ऐसे तरीके से शो कर सकते हैं। इसमें डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने स्विच ऑन कर रखा है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। इस वायर से करंट फ्लो कर रही है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बैटरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस तरीके से ये करंट को हम शो कर सकते हैं। आई, ये हो गया वी, ये भी हो गया, ये की। क्लियर, हाउ वी कैन, इसने कहा कैलकुलेट इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। क्लियर, सो पहले हम देख सकते हैं कि ये जो 2 पार्ट्स हैं स्टार्टिंग के, ये पैरेलल में है। पहले इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा तो ये इसके सीरीज में शो होने लगेगा। जब ये सीरीज में शो होने लगेगा तो फिर हम उसका सीरीज का
टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इस तरीके से पूरे सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले हम इस पैरेलल का निकालेंगे, ठीक है। तो पैरेलल का इन दोनों का क्या हो जाएगा, देखो आर आरपी पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 R2 हो जाएगा, इसके लिए हम निकालेंगे, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो हमारे पास R1 की वैल्यू है 2 ओम प्लस R2 की वैल्यू है 2 ओम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 ओम एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो 2 ओम से 2 ओम डिवाइड करेंगे तो 1 ओम, 1 ओम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओम, तो ये आ जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम, 2 ओम डिवाइड 1 ओम, ठीक है। अब क्या होगा, 1 ओम प्लस 1 ओम कितने हो गया, 2 ओम डिवाइड बाई 2 ओम, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। सॉरी, ध्यान रखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल में आता है, तो यहाँ रेसिप्रोकल चलेगा, क्लियर। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, तो 1/2 ओम प्लस 2 ओम, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ओम, और इसमें एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो 1 ओम प्लस 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम प्लस 1 ओम ऐड करेंगे तो 2 ओम हो जाएगा, और 2 ओम डिवाइड बाई 2 ओम क्या हो जाएगा, 1 ओम, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, आरपी की वैल्यू निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। अब ये तो इन दोनों को कंबाइन करने पर हमेशा ध्यान रखना पैरेलल का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। तो देखो 2 ओम था अपने पास, इसका कम आ गया, 1 ओम ही आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब इसको हमने मिक्स कर दिया और इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। अब इस 1 ओम का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, क्लियर। और इन दोनों का मिला के क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, 1 ओम, ये 1 ओम हो गया। और यहां पर ये कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 2 ओम का, जो सीरीज में कनेक्ट है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है तो यहां पर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, फॉर दिस कॉम्बिनेशन, फॉर दिस रेजिस्टेंस, the equivalent resistance, these resistance are connected in series, so series equivalent resistance we will apply. So what will be the formula of series equivalent resistance, R1 plus R2, because there is a 2 resistance, so RS for the series equivalent resistance, so what will be the R1, 1 ohm, and R2 value 2 ohm, then 1 ohm and 3 ohm, 1 ohm plus 2 ohm, how much, 3 ohm. So this is the final equivalent resistance of this combination. इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 3 ओम। इज दैट क्लियर, आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में 3 इक्वल पार्ट्स जिस तरीके से भी वो कनेक्ट करने के लिए कहे, कितने भी वो पार्ट्स तोड़ने के लिए कहे, और फिर आपको कहे, या फिर वो ऐसे भी दे सकता है कि 6 ओम को अपने लेवल पे वो पार्ट्स को डिवाइड करके और उनकी वैल्यूज आपको देगा, और फिर कहेगा कि इन 2 रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, और एक रेजिस्टेंस बाकी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना, वॉट एवर द कॉम्बिनेशन विच इज गिवन द क्वेश्चन में जो भी कॉम्बिनेशन आपको दे रखा हो, शांति से उस कॉम्बिनेशन को समझो, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसका आंसर निकालो। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So this is the fourth type question. How do we solve this question? So let's see. Fourth question. There is a 2 part of this question. First part we solve the first. Convert 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour को एनर्जी को कन्वर्ट करना है. Convert 1 kilowatt hour energy in joule unit. जूल यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाना है. ठीक है, 1 किलोवाट दे सकता है, 2 किलोवाट दे सकता है, एंड द एग्जामिनर गिव्स द 3 किलोवाट. वॉट एवर द किलोवाट गिवन टू यू, यू इजीली कन्वर्ट दिस किलोवाट आवर इनटू द जूल यूनिट. हाउ वी कैन कन्वर्ट? सो लेट्स सी. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर को जूल में कन्वर्ट करना है कि जूल में इसकी वैल्यू क्या होगी. तो लेट्स सी. 1 मल्टीप्लाई हाउ मच इन 1 किलो. 1 किलो में कितना वाट होगा? क्लियर, 1 किलो में कितना वाट होगा? 1 किलो में वाट होता है 1000 वाट. सो 1
1000 वॉट। क्लियर, 1000 वॉट हो गया। ओके, मल्टीप्लाई हावर। ओके, हावर, 1 हावर में अगर यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहां पर क्या इज्यूम करना है, 1। सो इन 1 हावर हाउ मच मिनट, 16 मिनट, एंड इन 1 मिनट हाउ मच सेकेंड, 60 सेकेंड। सो वी कैन मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 टू कन्वर्ट इन सेकेंड्स, बिकॉज द टाइम इज इन सेकेंड्स, क्योंकि टाइम किस में होता है, अगर आपको जूल में निकालना है तो टाइम भी उसी के लेवल में लेना पड़ेगा। तो हावर दे रखा है बड़ी यूनिट, तो उसको स्मॉलर यूनिट में करो, सेकंड्स में। तो कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट आवर, तो इसमें आ गया हावर 1000 वॉट मल्टीप्लाई हावर, 1 हावर हाउ मच मिनट, 60 मिनट, एंड 1 मिनट हाउ मच सेकेंड, 60 सेकेंड। नाउ द ऑल द or 1 hour converted into the second, so you can see 6 multiply 6, 36. Clear, now the count the 0, 1 2 3 4 5, there is 5 0, so you can put the first you write 36 and you can put the total zeros, 5 1 2 3 4 5. So how much is it, 36 lakh joules. So 1 kilowatt hour in 36 lakh joules. How we can represent this value in scientific में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लेट्स सी 1 2 3, जब हम डिजिट्स, इट मीन्स जब हम पॉइंट्स को अपने राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो हमेशा पावर 10 की पावर इंक्रीज होती है। सो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, 1 kilowatt hour 3.6 into 10 की power 6 joules. So this is the value of 1 kilowatt hour in joule, 3.6 into 10 to the power 6 joules. Is that clear? By this way we can convert the 1 kilowatt and any kilowatt given in the question you can convert easily in joule unit by this way. So now the next part of this question, calculate the resistance and current. रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और करंट कैलकुलेट करना है। फ्लोइंग, वो करंट फ्लो कर रहा है इन द फिलामेंट ऑफ 100 वॉट बल्ब। एक बल्ब है जिसकी पावर वॉट में कितनी है, 100 वॉट, उसका पावर दे रखा 100 वॉट, एंड दिस फिलामेंट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट इन द सर्किट। उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, हमारे पास पावर दे रखा है, हाउ मच पावर, 100 वॉट, 110 पावर दे रखा है, और इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दे रखा है, 200 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट इन वोल्ट। सो देयर P एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, एंड क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, रेजिस्टेंस R एंड करंट I। रेजिस्टेंस और करंट हमें कैलकुलेट करना है। अब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए R इज इक्वल टू V अपॉन I चाहिए, यानी I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले I निकालो, तो I के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू I, ये हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया। P कितना दे रखा है, 100 वॉट, V कितना दे रखा है, 220 वॉट, और I हमें कैलकुलेट करना है। कर दो कैलकुलेट, तो I कैलकुलेट करना है, 200 वॉल्ट इधर जाएगा, 100 वॉट डिवाइड बाई 220 वोल्ट, I को ऐसे कैसे ही रह गया, कैलकुलेट करो, 0 to 0, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। क्लियर, 1/2 में 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.5 इसकी वैल्यू आएगी, किसकी, करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर। हमारे पास करंट आ गई 0.5 एम्पियर। नाउ इसको हम रफ कर देते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। Now we got the current 0.5 ampere. Now we easily, according to Ohm's law, by applying Ohm's law,
ओम्स लॉ अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। कैसे याद कैसे रखना है, वीर IR, बालवीर होता है ना बालवीर, तो बालवीर वीर, देखो वीर दिख रहा है, V इज इक्वल टू IR वीर, बस इसको पकड़ के रखना, बालवीर को बोलना मत, बालवीर को याद रखोगे तो ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। R पूछा है तो I को इधर लेके गए तो I डिवाइड में चला गया तो V अपॉन I हो गया, R की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो अब R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V कितना दे रखा हमारे पास, वोल्टेज 220 वोल्ट, I कितना कैलकुलेट हुआ है 0.5 एम्पियर, इसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 लगा दोगे। अब हम इजीली 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर 22 में से 20 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 के 0 और कनेक्ट करेंगे तो 5 4 जा 20 अगेन, तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 44 आ जाएगा, 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 440 ओम। बिकॉज रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। यूनिट लिखना मत भूलना, अदरवाइज मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो लास्ट में बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं कि 440 वैल्यू मैग्नीट्यूड रख देते हैं और उसकी यूनिट लिखना भूल जाते हैं, इसलिए उनके मार्क्स कट जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमारे तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए थे 100, लेकिन 99 ही आए। क्यों, क्योंकि यहाँ मार्क्स खा गए। तो आपको यूनिट को साथ में लेके चलना है, हर जगह आप यूनिट लिखते रहो तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा इसकी यूनिट क्या आएगी। इज दैट क्लियर। तो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now the last question of this session, how we can solve. So student, here is the next question, question number 5. How we can solve this question? Determine the amount of heat produced when 10 ampere current. What is the current given in this question? 10 ampere. 10 ampere current is flowing through a 4 ohm resistor. एक 4 ohm का रजिस्टर है, उसके अंदर से 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है फॉर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के लिए। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, एच की वैल्यू। तो आपको याद आ रहा है एच का फॉर्मूला। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द व्हाट आर द वैल्यूज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन एम्पियर, इट मींस द करंट। करंट इज गिवन आई, आई कितना दे रखा है 10 एम्पियर। ओके, फिर इसके बाद क्या दे रखा है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए 4 ओम रजिस्टर, आर, आर दे रखा है 4 ओम। देन आफ्टर टाइम, टी टाइम, हाउ मच टाइम इज गिवन, 2 seconds, 2 seconds is given. So what will be the calculate in this question, H, heat. So you can apply what formula, S is equal to I square RT। और भी बहुत सारे और भी फॉर्मुलेज हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है। सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला, H इज इक्वल टू व्हाट इज द I वैल्यू, I कितना दे रखा है 10, लेकिन यहाँ I स्क्वायर है तो यहाँ 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई R, R कितना दे रखा है 4 ओम, 4 ओम, मल्टीप्लाई T, T कितना दे रखा है 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई करो। ओके, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, मल्टीप्लाई 4 ओम इंटू 2 सेकेंड्स, कितना आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, और 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। बताओ यूनिट क्या लगेगी, हीट की यूनिट क्या होती है जूल, वर्क यूनिट क्या होती है जूल। ठीक है, हीट वर्क इनकी यूनिट क्या होती है जूल। ओके, तो हीट भी हमारा यहां जूल के अंदर आएगा, joules. So this is the total heat is produced when 10 ampere current is flowing through a 4 ohm resistor for 2 seconds. 2 seconds के लिए अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो करती है 4 ओम के रजिस्टर में तो 800 जूल्स हीट प्रोड्यूस होती है। सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट such kind of question. So in this session we have discussed 5 important question and these question benefit for you for the exams. So I hope ये questions आपको clear होंगे और आप एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज, ये हमारी सीरीज चलेगी एक 5 क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट सेकंड प्रैक्टिस सेट में हम नेक्स्ट नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। सो लेट्स सी what will be the next 5 important question in the next part. So if you are new on my channel, so you can subscribe to watch such kind of important questions and you can improve your efficiency to solve the question. Subscribe my channel to watch more videos. Thank you.